मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और हम लोग आज अपने इस कार्यक्रम में ईपीएफओ, एपीएफसी पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि इस क्लास की शुरुआत भी कर दी गई है और आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो प्राप्त हो रहे हैं, इनपुट प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर 2025 में पुनः इस वैकेंसी के आने की संभावना बढ़ी है। और इसके संबंध में आपको पिछले कई कक्षाओं में बताया जा चुका है, ढेर सारी जानकारियां दी गई हैं। 2025 में परीक्षा और विज्ञापन के बारे में आज आपको हम जानकारी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एपीएफसी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के आप एस्पायरेंट्स हैं, और अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन के साथ साथ जो विशेष टॉपिक हैं जो आपके लिए समस्या देते हैं, उस पर हम कैसे कमांड बनाएं, और इन सभी को आज आप डिटेल चर्चा करेंगे हमारे साथ, एक स्ट्रेटजी जानेंगे और इन टॉपिक पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कैसे इसका अध्ययन किया जाए और इस टॉपिक पर कैसे आप अपनी बेहतरीन पकड़ बनाए रखते हुए आप यूपीएससी से चयनित शानदार परीक्षा एपीएफसी में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्लास की शुरुआत होने से पहले आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं और ये पूरी जानकारी आपको इसी पर, सबसे विश्वस्त जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त हो रही है। मित्रों, आप जानते हैं कि यूपीएससी के तहत सिविल सर्विसेज के बाद, सिविल सेवा के बाद अगर आप सामान्य अभ्यर्थी को छोड़ दीजिए, को साथ रखिए, तो मतलब अगर आप एनडीए, सीडीएस और उनको छोड़ दीजिए जो स्पेसिफिक भर्तियां होती हैं, तो इसमें सबसे शानदार जो करियर है वो आपका है एपीएफसी का है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सहायक भविष्य निधि आयुक्त। एक ऐसी राजपत्रित सेवा के तहत राजपत्रित पद है जिसमें आप मात्र कुछ विशेष तैयारी करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एक तो इसमें आपको मुख्य परीक्षा नहीं देनी है, केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी एक ही स्क्रीनिंग एग्जाम आप दे करके और आप सीधे इंटरव्यू देंगे। इसलिए आपको यूपीएससी के उस कठिनतम मुख्य परीक्षा के दौर में आपको नहीं जाना पड़ेगा, केवल आप एक स्क्रीनिंग एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा दे करके सीधे इंटरव्यू देंगे और सीधे आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप भी बन जाएंगे सहायक भविष्य निधि कमिश्नर बन जाएंगे, आप सीधे आयुक्त बन जाएंगे। और पिछली कक्षाओं में अगर आप इसको बारे में और जानना चाहते हैं तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर हमारी ईपीएफसी और ईपीएफओ से जुड़ी पिछली कक्षाओं को आप देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारे क्लास के साथ रेगुलर जुड़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और आपकी एक व्यवस्थित तैयारी भी होगी, क्योंकि इसकी क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं और आप इसके साथ जुड़ करके और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मित्रों, इनपुट यही है कि ईपीएफओ आप देख रहे हैं कि लगातार जो आपका लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री लगातार इनोवेशन कर रही है और ईपीएफओ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विकसित भारत 2047 का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस विजन के अंतर्गत ईपीएफओ का भी एक बहुत बड़ा विजन है, वो है 2047 का विजन है, जिसमें विकसित भारत के इस विजन को पूरे तरीके से जो भारतीय समाज में जो रेखाएं हैं, भारतीय समाज में जो एक तरीके से ढेर सारे जो बंधन बंधे हुए हैं, सामाजिक बंधन हैं, और जो श्रम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, को दूर करने का दायित्व किसके ऊपर आया है? वो आपका ईपीएफओ संगठन के पास है। आज आप देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के संबंध में ढेर सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में आप देख रहे हैं कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जो आपके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो क्षेत्र हैं इकोनॉमी के, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी असमानता फैली हुई है भारत में। लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, सतत विकास का जो गोल 2030 प्राप्त करना है, उस गोल को प्राप्त करने में भी ये आड़े आ रही हैं। श्रम संबंधी समस्याएं आड़े आ रही, इन सभी को दूर करने का दायित्व इसको दिया गया है, श्रम मंत्रालय के तहत ईपीएफओ संगठन को दिया गया है। आप जानते हैं भारत सरकार का एक शानदार संगठन है जो संगठित क्षेत्र को सारी सुविधाएं देता है, साथ ही साथ अब असंगठित क्षेत्र को भी
विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा को देने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। लेकिन अभी इस क्षेत्र में ये प्रगति नहीं कर पाया है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक स्पेसिफिक स्टाफ की कमी है, एक स्पेसिफिक विज़न जो होना चाहिए उसको पूरा करने में अभी कई ढांचागत परिवर्तन की आवश्यकता है और वो लगातार कर रहा है। इसी क्रम में ढांचागत परिवर्तन करने के क्रम में आपकी 2 शानदार सेवाएँ, 2 शानदार पद जो आपके निकाले जा रहे हैं, वो आपका एपीएफसी है और ईपीएफओ दोनों का 2023 में 2023 में जो वैकेंसी हुई थी, उसका भी परिणाम फाइनली आ चुका है। ठीक है? एपीएफसी का तो परिणाम आपका 2024 में ही आ गया। एपीएफसी और ईपी और ईओ का परिणाम जो है, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से परिणाम आ गए हैं और अब उनको जो है पदस्थापित किया जा रहा है, और लेकिन नई वैकेंसी की भी तैयारी हो रही है। ईपीएफओ संगठन यूपीएससी के पास पदों को अधियाचित कर दिया है और ये पद वहां पहुंच रहे हैं, जिससे कि आयोग द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही जो है सूचनाएं जारी की जाएंगी और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। विज्ञापन के बारे में आपको बताएं, अगर विज्ञापन इसका फरवरी और मार्च में आ जाता है, तो आयोग के पास जो सबसे सुटेबल टाइम है, जो 2 परीक्षा की तिथि इसके पास सेफ है, रिजर्व रखी गई है। एक तो जुलाई में है, दूसरा अक्टूबर में है। देखिए जून में भी एक सेफ है, लेकिन अगर विज्ञापन पहले आ जाता तो जून में भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो पूरी संभावना है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो पूरी संभावना इसकी कहाँ पर है? ये पूरी संभावना इसकी यहाँ पर है। ठीक है? तो इसलिए ज़्यादातर जो संभावना है, वो संभावना जुलाई में है कि 5 जुलाई को इसकी परीक्षा हो सकती है, 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है? अगर ये फरवरी मार्च में इसका विज्ञापन आ गया, अगर थोड़ा-सा लेट हो सकता है, तो एक डेट इसके पास जो रिजर्व डेट है वो अक्टूबर 4 अक्टूबर की है। तो ये 2 डेट इसकी सेफ डेट हो सकती हैं, सुरक्षित तारीखें हो सकती हैं। ठीक है? ये दोनों सुरक्षित तारीखें हैं, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है? अब इसके पास अब जो सेफ डेट है, जो सुरक्षित है, इसमें पूरी संभावना है कि ये विज्ञापन और परीक्षा की जो आयोग का कार्य है, वो अपना करेगा। अब बारी आती है आपकी। क्या आप अपने आप को तैयार किए हैं? या क्या आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं? क्या आप एपीएफसी बनना चाहते हैं? आप ईओ बनना चाहते हैं? इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपकी तैयारी स्क्रीनिंग एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के होगी, और इसके लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको इसके सभी टॉपिक पर कमांड बनाना होगा। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया है कि जीएस के जो सभी टॉपिक हैं उस पर तो आपका कमांड होना ही चाहिए। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिस पर आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए, और आप जानते हैं कि लगभग 120 प्रश्नों में अगर आप देखें तो 120 प्रश्न इसमें आते हैं, और ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। और इन सातों टॉपिक की अगर आप बात करें, कंप्यूटर सहित सातों टॉपिक की बात करें, तो लगभग आपके मान करके चलिए कि 30 कभी 30 है, कभी 25 है, कभी तो 30 से 40 तक के प्रश्न जो है आपके इस टॉपिक से आ जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है इस पर 20-25 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको करना कितना है? आप जानते हैं कि 120 में से आपका अगर 60-65 60 के ऊपर आप चले गए तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको अदर्स टॉपिक को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर्स टॉपिक आपका स्ट्रांग है, ये नहीं है, तो इसको तैयार करने के लिए आप हमारी स्पेसिफिक क्लास के साथ अगर जुड़ जाते हैं, इसमें आपकी एक व्यवस्थित तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी। आप जहाँ भी हैं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप हैं, तो आप हमारी इस पूरी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से करके और एपीएफसी बनने की दिशा में इस टॉपिक पर, जो टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा समस्या दे रहे हैं, इस पर आप अच्छी कमांड बना सकते हैं। विशेष तौर पर आप हिंदी माध्यम के लोग, हिंदी माध्यम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी हिंदी माध्यम के लोग जो एपीएफसी बनने की दिशा में, इस दिशा में अग्रसर हैं, चाहते हैं आप अपने कमांड बना लें, तो आप आइए और इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार करके और एपीएफसी बनने की दिशा में आप अग्रसर हों। आपने देखा कि अभी जो 2023 की जो परीक्षा हुई है, अभी आपने देखा कि जो 2023 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें बड़ी संख्या में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग सेलेक्ट हुए हैं, और स्क्रीनिंग एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की कक्षाओं में भी अपने यहाँ से एक अच्छा सिलेक्शन हुआ है। लगभग 22 छात्रों का अंतिम रूप से चयन हुआ है, और ये सभी छात्र
जो है इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इनको इस विषय पर भी पूरी कमांड बनाई गई और उनका बेहतरीन तरीके से स्क्रीनिंग एग्जाम तो निकला ही था, साथ ही साथ उनका इंटरव्यू बेहतरीन तरीके से हुआ और यहाँ तक कि लगभग सभी प्रश्न, लगभग अधिकतम प्रश्न, सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतम प्रश्न जो है इन सभी टॉपिक से और पूरे उस पर जो है पूछे गए। तो आप देखेंगे कि अधिकांश प्रश्न जो है इन सारे टॉपिक से आते रहते हैं और आपकी ऐसी तैयारी होगी जिसमें आप अपना स्क्रीनिंग एग्जाम तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू का बेस भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आप विलंब मत कीजिए, आइए। और अगर आप ईपीएफओ संगठन में जाना चाहते हैं, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना चाहते हैं, श्रम मंत्रालय में जाना चाहते हैं, आप ईपीएफओ संगठन में जाना चाहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा एक ट्रस्टीशिप ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो संसार भर में सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र को, भारत के संगठित क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक कार्मिकों को देता है, जो इनकी जो है सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है और इस सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करने में आपकी एक एपीएफसी के रूप में, एक असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर के रूप में या फिर आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में ऑडिट, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर के रूप में आपकी भी भूमिका इसमें बहुत बेहतरीन हो सकती है। और आप जानते हैं कि ये ऐसी सेवा है जिसमें आपको बंगले मिलते हैं, आपको आवास मिलता है, वाहन भी आपको मिलता है, वाहन भी मिलता है, आवास भी मिलता है और आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको रहना होता है जहाँ पर आपको सब कुछ टीए, डीए, एचए सब कुछ मिलता है। तो बिल्कुल शानदार सेवा के लिए आप विलंब मत कीजिए और अगर आपको एपीएफसी बनना है तो आइए, इसकी पूरी स्ट्रेटजी समझिए और हमारे साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आइए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करके शानदार तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों आइए, विलंब मत कीजिए और तैयारी कीजिए और इसको लेकर के आप आगे बढ़िए। आज हम शुरुआत करेंगे औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन से आपके सामने, आपके साथ हम इस क्लास की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, जो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, श्रम सुधार, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, लेखांकन, लेखा परीक्षण, कंप्यूटर की इनकी भी कुछ कुछ स्पेसिफिक क्लासेज मिलेगी, लेकिन विशिष्ट क्लास आपको मिलेगी कहाँ? देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगी। क्या होता है औद्योगिक संबंध, होता क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर हम आज के ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, आज का जो आपका एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, जो आपका एक ग्लोबल विलेज की संभावना, जो ग्लोबल विलेज की जो पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना में 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपके यूरोपियन कंट्रीज में और यूरोपीय देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो 3 रिवॉल्यूशन हुए, उन 3 रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया? सब कुछ बदल दिया। उत्पादन की प्रणालियां बदल दी गई, उत्पादन के साधन बदल गए, सब कुछ परिवर्तित हो गया और उसके साथ कई क्रांतियां जन्मजात रूप से आगे बढ़ती रही। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है इसमें औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का है। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? परंपरागत उद्योगों के उत्पादन की पद्धति, उत्पादन के तरीके, उत्पादन के साधन, इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया और इससे आमूलचूल परिवर्तन ने क्या किया? एक ऐसे औद्योगिक विश्व को जन्म दिया, एक ऐसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज को जन्म दिया, औद्योगिक देशों को जन्म किया, जो विकास के एक ऊंचे पैमाने पर अपने आप को स्थापित होते रहे और वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। यानी कृषि क्षेत्र से, कृषिगत उत्पादन प्रणाली से जो औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तित होते हैं और एक तरीके से जो आपके जो औद्योगिक जो आपके घराने आए, जो पूंजीपति आए, पूंजीपतियों के साथ एक जो श्रमिक वर्ग था उसका एक बेहतरीन संबंध स्थापित होता है। हालांकि इसके दोनों पहलू भी हैं। एक तरफ तो आप देखते हैं कि इनका विरोध किया जाता है, इनका विरोध करते हुए मार्क्स की एक विचारधारा आती है, लेनिन की विचारधारा आती है। मार्क्स के विचारधाराओं के आधार पर उसको जो है इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे विरोध होता है वैसे पूंजीपति और श्रमिक इनके संबंध मजबूत होते चले जाते हैं और एक बेहतरीन संबंध बनता है किसका? पूंजीपतियों का, यानी नियोक्ताओं और
नियोक्ताओं का और कर्मचारियों का एक बेहतरीन संबंध रिलेशन स्थापित होता है। अर्थात जो एम्प्लॉयर थे और एम्प्लॉइज थे, जो उत्पादक थे, जो पूंजीपति थे और जो श्रमिक थे। जो नियोक्ता थे, एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो पूंजीपति थे, वो एम्प्लॉयर के रूप में परिवर्तित होते हैं। जो एम्प्लॉइज थे, वो एम्प्लॉइज किस रूप में परिवर्तित होते हैं? श्रमिक के रूप में परिवर्तित होते हैं। इनके मध्य जो एक रिलेशन बनता है, इनके मध्य जो संबंध बनता है, वो संबंध औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा देता है। एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर के आता है। आप जानते हैं, अगर हम इसमें बढ़ेंगे, टेलर को पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात कही, उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात कही, उन्होंने कहा मानसिक क्रांति का दौर आया और उसने क्या किया? उसने तेजी से औद्योगिक समूहों, औद्योगिक संबंधों और औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तन लाया और एक नए रिवॉल्यूशन को जन्म मिलता है और वहीं से शुरू होता है क्या? औद्योगिक संबंध। हम लोग देखेंगे कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य क्या संबंध है। इनके संबंधों को अगर बेहतरीन बनाना है, क्या होना चाहिए? नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। श्रमिकों के हितों को कैसे पोषित किया जाए? कैसे जो है एक तरीके से हम उद्योगों में एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे लेकर के आएँ? हम औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे करें? औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना भी आपको करना है, तो हम देखेंगे कि श्रमिक और आपके नियोक्ताओं के मध्य, पूंजीपतियों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं, अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है? इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के मध्य कैसे औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, कैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है और कैसे तेजी से उत्पादन बढ़ते हैं। इसी के आधार पर हम देखेंगे, औद्योगिक संबंध की चर्चा करेंगे। आपका जो पहला टॉपिक होगा, वो क्या होगा? औद्योगिक संबंध होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा और इसके आधार पर आप लेकर चलेंगे। देखिए, इन सारे 7 टॉपिक पर अगर आप अपनी कमांड बनाते हैं, तो आप हल करके आएँगे, आप सही करके आएँगे लगभग 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न पर आपकी अपनी पूरी कमांड हो जाएगी, ठीक है? शेष जीएस के ज टॉपिक आपके होंगे, इंडियन पॉलिटी हो गया, आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, बस सब पर आप पूरा चर्चा बनाएँगे, तो उस पर भी आपका लगभग 30 क्वेश्चन कमांड हो जाएगा। 30, 20, 50 क्वेश्चन ही आपको, 20 क्वेश्चन आपको और चाहिए, जो आपको अंग्रेजी से और इनसे मिल जाएँगे, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स से मिल जाएँगे, जहाँ से थोड़े होंगे। लगभग आप 60 क्वेश्चन पर अपनी कमांड बना करके और इस परीक्षा की स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को आप क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए, आइए अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। देवप्रयागम कम्युनिटी का भाग बनिए और आप स्वयं इस सेवा में अपने भविष्य को सँवारिए, बनाइए, निर्मित कीजिए। आप जानते हैं, ईपीएफसी के लिए जो उम्र है 21 से 35 वर्ष की है। तो आप ऐसे सभी अभ्यर्थी जो यूपीएससी को टारगेट रेट लिए हुए हैं और चाहते हैं, तो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच आपकी उम्र है, आप एपीएफसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एपीएफसी आपका एक शानदार करियर होगा, शानदार जॉब होगी और शानदार आपका भविष्य होगा। इस शानदार भविष्य जॉब के लिए आइए ज्वाइन कीजिए एपीएफसी का ये स्पेसिफिक बैच, स्पेसिफिक टॉपिक का बैच, जो औद्योगिक संबंधों पर आधारित है, सोशल सिक्योरिटी पर आधारित है, जो आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर आधारित है और आपको फुल क्वेश्चन आपका यहीं से प्राप्त होगा। तो जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ और प्राप्त कीजिए संपूर्ण मार्गदर्शन ईपीएफओ, ईपीएफसी के संबंध में।